दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, आगामी पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिससे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री में ज़रूर से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएँगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटी-सी वीडियो है इसलिए पूरा देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर लीजिए, जहाँ इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय जो प्रश्न पूछ रहा है, चाहे वो करेंट अफेयर्स के हों और चाहे ट्रेडिशनल जीएस के हों, सब में कथन के रूप में प्रश्नों को पूछ रहा है। इसलिए जब हम कथनात्मक रूप से प्रश्नों को देखेंगे तो यह टॉपिक जो है और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे वहां पे एक से अधिक कथनों को देकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए, ज्यादा समय न खर्च करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे पे और देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए, आप हेडिंग देख रहे हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यह टॉपिक यहाँ से प्रश्न जरूर आने वाला है यूपी पीसीएस की परीक्षा में। अब चलिए इसके संबंध में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे पहले पूर्व में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और साथ ही एक शास्त्रीय भाषा होने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया ऐसी होती है कि जिसे पूरा करने के बाद किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। और साथ ही इसके साथ यह भी जानेंगे कि सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के रूप में किस भाषा को घोषित किया गया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हेडिंग दे दिया मैंने कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब देखिए, इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? 3 अक्टूबर 2024 को इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए, वर्तमान में जो शास्त्रीय भाषा, अब इन 5 के जुड़ने से वर्तमान में जो देश में शास्त्रीय भाषाओं की जो कुल संख्या वो कितनी हो गई है? 11। इसका मतलब है कि इसके पहले से 6 शास्त्रीय भाषाएं विद्यमान थी। ठीक है, तभी तो वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, क्योंकि हमने जोड़ा तो सिर्फ 5 ही है। तो जो पहले से 6 शास्त्रीय भाषाएं विद्यमान थी उनके बारे में भी जानते हैं। लेकिन देखिए, इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि अक्टूबर 2024 के बाद वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, जिसमें से 5 नई जुड़ी हैं। ठीक है, अब देखिए, शास्त्रीय भाषाओं के निर्माण की शुरुआत जान लेते हैं कि कब से इनके निर्माण की शुरुआत हुई। तो शास्त्रीय भाषाओं के जो निर्माण की शुरुआत होती है वह होती है 12 अक्टूबर 2004 से। यानी सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा के निर्माण की शुरुआत होती है वह अक्टूबर 2004 में होती है। अगर आप 12 अक्टूबर न भी याद रख पाए तो सिर्फ वर्ष 2004 जरूर याद रखिएगा। तो शास्त्रीय भाषाओं के निर्माण की शुरुआत कब से होती है? 12 अक्टूबर 2004 को होती है। ठीक है, अब देखिए, जब 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाओं के निर्माण की शुरुआत हुई तो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा किसे घोषित किया गया? तो तमिल को। जब इसकी शुरुआत होती है तो तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए, अक्टूबर 2004 में जब शास्त्रीय भाषाओं के निर्माण की एक नई कैटेगरी बनी तो उसमें तमिल को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी तो वह तमिल थी। देखिए, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में अक्टूबर महीने में 5 शास्त्रीय भाषाओं को 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। दूसरा कथन दे सकता है कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी इसमें से, तो तमिल। मतलब वो पूछ लेगा कि क्या तमिल पहली शास्त्रीय भाषा थी या कोई दूसरी और भाषा, और फिर आंसर दे देगा एक से अधिक, एक से दो, एक व दो दोनों। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्ज हुई भाषा वो कौन सी है? वो तमिल भाषा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि शास्त्रीय भाषा के लिए जो निर्धारित मानदंड है वो कौन से हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा के लिए निर्धारित मानदंड जानना जरूरी है, क्योंकि यह कथन कारण में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो शास्त्रीय भाषा के लिए निर्धारित मानदंड है उनको जानते हैं। देखिए, इसके प्रारंभिक ग्रंथों का अभिलेखी इतिहास होना चाहिए। किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनने के लिए उसे प्रारंभिक ग्रंथों का अभिलेखी इतिहास होना चाहिए, और वह इतिहास कितना होना चाहिए? 1500 से 200 वर्ष पुराना। मतलब 1500 से 200 वर्ष पुराने उसके जो है
ग्रंथ होने चाहिए, उस भाषा में लिखे हुए ग्रंथ होने चाहिए या कोई अभिलेख होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका अभिलेखी इतिहास होना चाहिए और उसकी सीमा क्या है, 1500 से 200 वर्ष पुराना होना चाहिए। उसके उस भाषा में लिखी हुई पुस्तकें हों, ग्रंथ हों, कोई अभिलेख हो, यह होना चाहिए, ठीक है। तो पहली क्राइटेरिया है। दूसरी देख लेते हैं। देखिए दूसरी क्राइटेरिया है कि प्राचीन साहित्य ग्रंथों का संग्रह हो, ठीक है। प्राचीन साहित्य का संग्रह हो या एक से अधिक साहित्य ग्रंथों का संग्रह हो, साथ ही विरासत भाषा के रूप में स्थापित हो। तो देखिए प्राचीन साहित्य या ग्रंथों के रूप में उस भाषा का उपयोग किया गया हो, उसके ग्रंथ और साहित्य उपलब्ध हो, साथ ही विरासत भाषा। विरासत भाषा क्या कहते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जैसे एक तमिल, जो अभी लोग तमिल बोलते हैं उनके पूर्वज भी तमिल बोलते हैं, उनके पूर्वज भी तमिल बोलते हैं, आगे भी तमिल बोली जाएगी। विरासत भाषा कहते हैं जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है वह विरासत भाषा है। तो विरासत भाषा के रूप में स्थापित हो, साथ ही प्राचीन साहित्य ग्रंथों का संग्रह हो, ठीक है। तो दूसरी क्राइटेरिया हो गई। तीसरी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए उस भाषा में कविताओं की रचना हुई हो, पुरालेखी और शिलालेखी साक्ष्य उपलब्ध हो। तो उस भाषा में क्या है, कविताएं लिखी गई हों, गद्य लिखे गए हों, कोई अभिलेख लिखे गए हों, कोई पुरालेख, अभिलेख, शिलालेख भी उपलब्ध हो, यह होना चाहिए, ठीक है। कविताओं की रचना, गद्यांशों की रचना, कोई पुरालेख और शिलालेख या अभिलेखी साक्ष्य उपलब्ध होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, अब आप गलत नहीं करेंगे। तो ये बातें हो गई। अब देखिए जब ये 3 क्राइटेरिया हो गई, अभी तक की सारी जब से शुरुआत हुई शास्त्रीय भाषाओं को वो हमने बताया। अब आइए आपको बताते हैं कि अभी तक इस क्राइटेरिया को पालन करने वाली कुल कितनी भाषाएं हैं और उन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो किसको दिया गया है, वह तमिल को दिया गया है। तमिल को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित होने वाली पहली भाषा थी तमिल। दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत को वर्ष 2005 में घोषित किया गया और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल और संस्कृत को आप जरूर याद रखिएगा, खासकर संस्कृत पे ज्यादा जोर दीजिएगा कि तमिल तो पहली होने के नाते बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही संस्कृत को, चूंकि यूपी में इसका महत्व ज्यादा है, तो संस्कृत को भी याद रखिएगा। तो 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। साथ ही तेलुगु और कन्नड़, देखिए तेलुगु को 2008 में और कन्नड़ को 2008 में, इसलिए तेलुगु और कन्नड़ को वर्ष 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये दोनों एक साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मलयालम को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और उड़िया को वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं 2014 तक घोषित हो चुकी थी। ठीक 10 वर्ष बाद अब अक्टूबर 2014 में 5 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है। तो देखिए 6 पहले थी और 5 अब, यानी टोटल 11 भाषाएं हो गई हैं। तो जो नई जोड़ी गई शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कौन सी हैं, देखिए एक मराठी है, एक पाली है, एक प्राकृत है, एक असमिया है और एक बंगाली है। तो ये 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखिए इन्हें याद कैसे करेंगे। मराठा क्षेत्र में मराठी, असम से असमिया और बंगाल में बंगाली। तो ये 3 क्षेत्रों को ऐसे याद रखिएगा। साथ ही आप पाली और प्राकृत को बुद्ध और जैन के हिसाब से याद रखिएगा, उन्हें याद करिएगा, याद हो जाएगा। तो इस प्रकार जो नई जोड़ी गई भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो अब टोटल कितनी हो गई शास्त्रीय भाषाएं, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं अभी तक हो गई हैं, ठीक है ना। 11 शास्त्रीय भाषाएं भारत में अब तक हो गई हैं और इसके संबंध में जितनी भी क्राइटेरिया थी वो हमने बता दिया। कब से शुरुआत हुई यह हमने बता दिया, पहली शास्त्रीय भाषा किसे घोषित किया गया यह भी हमने बता दिया। तो मुझे भरोसा है कि आपको अब सारी बातें समझ में आ गई होंगी और यहाँ से जो आने वाला प्रश्न है वो बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो
आप एक लाइक ज़रूर करिए, साथ ही आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इन तथ्यों की PDF उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।